हेलो बच्चों, मैं हूं देव अवस्थी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद में हम लोग आज डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। उसके बाद में जो आपका आवेश है, आवेश का वितरण, उसके बाद में गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। जितनी भी आपकी यूट्यूब पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है उन सब में सबसे ज्यादा अच्छी होने वाली है वीडियो। बस मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो टॉपिक पहले आपका है द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? इसमें आपके दो चार्ज होंगे, दो आवेश होंगे, एक आपका ऋणावेश होता है, एक आपका धनावेश होगा। तो दो समान तथा विपरीत आवेश, समान मतलब इनका जो परिमाण है क्यू क्यू रहेगा वो समान रहेगा। और अगर हम बात करें एक पॉजिटिव एक निगेटिव यानी कि विपरीत, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक निकाय और इनके बीच की अगर हम दूरी की बात करें वो आपकी होती है 2L। कुछ बुक्स में 2A लिया गया है, कहीं कहीं आपका 2L लिया गया है। इनके बीच की दूरी को हम लोग द्विध्रुव की लंबाई या द्विध्रुव डाइपोल लेंथ बोलते हैं। और जो इनका सेंटर पॉइंट है इसको हम द्विध्रुव का केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। तो एक ऐसा निकाय, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक ऐसा निकाय यानी कि एक सिस्टम है जिसमें दो समान तथा विपरीत, समान मतलब दोनों क्यू हैं, तथा विपरीत आवेश, समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर स्थित हों, किसी निश्चित दूरी पर स्थित हों। इसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी एक सदिश राशि है। अगर दो में से एक चार्ज ले लिया जाए, मतलब Q चार्ज ले लिया इनटू इनके बीच की डाइपोल की लंबाई, तो सिंपल सी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यहां किसी चार्ज यानी किसी आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है। ये आपकी सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है, सदिश राशि, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक है, तो मात्रक आपका जो आवेश होता है उसका कूलाम होता है और लंबाई का मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर होता है। अगर मैं बात करूं दिशा की, कि दिशा किधर से किधर होती है, तो हमेशा -Q से +Q की तरफ इसकी दिशा होती है। मतलब जो आपकी सदिश राशि है उसकी दिशा किधर होगी? -Q से +Q की ओर, -Q से +Q की ओर। हमेशा आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं आप, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें पहला आपका बिंदु है अक्षीय स्थिति में। दो पॉइंट हमें पढ़ने हैं, अक्षीय स्थिति में यानी कि अक्ष पे देखेंगे, दूसरा आपका निरक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में हम लोग किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखेंगे या फिर हम देखेंगे ऊपर के लिए, यानी कि एक हम एक्सिस में देखेंगे एक्स एक्सिस में, एक हम बाई एक्सिस में। जब बाई एक्सिस की बात करेंगे तो वो आपका आएगा निरक्षीय। तो अक्षीय स्थिति में हम लोगों ने माना दो आवेश, एक आपका -Q एक आपका +Q, माना
एक द्विध्रुव, माना एक द्विध्रुव है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये इसका केंद्र है। जो आपका द्विध्रुव है, द्विध्रुव का केंद्र है, इनके बीच की दूरी ये एल और ये वाली भी आपकी कितनी है एल, तो टोटल हो जाएगी आपकी 2l। ठीक है, माना एक द्विध्रुव है जिसके केंद्र से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर, यहां r दूरी पर बिंदु P है, ये पॉइंट आपका कोई बिंदु P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। हमें पता है प्लस क्यू से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके लिए हमेशा यहां से बाहर के लिए होती है, इधर भी बाहर के लिए होगी। अगर मैंने माना इसके लिए E1 है तो कैसी हो जाएगी, बाहर के लिए। माइनस क्यू मैंने बताया था, माइनस क्यू अगर यहां रखा है तो इसके किधर होगी, अंदर के लिए। ये आपकी E2 मान ली, इसके लिए E2। मैंने बताया था कि अगर कोई आपका प्लस क्यू है तो उससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर के लिए होता है, और अगर माइनस क्यू रखा है तो उसमें हमेशा कैसा होगा, अंदर के लिए। बिंदु P पे जो प्लस क्यू आवेश है उसकी वजह से जो होगा वो बाहर के लिए होगा। ठीक है, और इधर अगर निगेटिव की बात करेंगे, ये E2 है तो E2 ये निगेटिव है, निगेटिव के लिए हमेशा कैसा रहेगा, अंदर के लिए। तो इसके लिए अंदर हो गया, बाहर हो गया। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं, तीव्रता। ठीक है, तो अगर प्लस क्यू आवेश की वजह से निकाल रहे हैं तो E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश। अगर प्लस क्यू ले रहे हैं तो आवेश आपका कितना हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, क्यू अपॉन दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी जहां पे आवेश रखा है और जिस बिंदु पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी लेते हैं। तो ये टोटल यहां से यहां तक दूरी r है, ये आपका जो केंद्र है उससे दूरी r है, और यल और कम कर दो तो ये वाली कितनी हो जाएगी, r माइनस एल। जो प्लस क्यू आवेश है उसके लिए दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस एल, तो अपॉन में r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपकी किधर है, हम देखें तो A से B के लिए ये हम जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं B से P के लिए जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दूरी किधर है, BP, यानी कि B से P की तरफ। अगर हम दिशा की बात करें, और दिशा अगर आप नहीं बात कर रहे तो आप सिर्फ यहां ऐसे मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, इस तरह से मैग्नीट्यूड, बाद में नेट देख लेंगे किधर की ओर हो रही है। तो ये पहला निकल आया प्लस क्यू आवेश की वजह से। इसके बाद में मैं इधर थोड़ा रफ करके, या मैं यही लिख देता हूं, निगेटिव आवेश के कारण जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पे आपका E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, अब हमें इसके लिए दूरी निकालनी है प्लस क्यू के लिए, तो यहां से यहां तक r है और यल ये और बच रहा है, तो टोटल हमारी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, r प्लस एल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, r प्लस एल। जो आपका माइनस क्यू आवेश है उसके लिए r प्लस एल हो जाएगी, और प्लस क्यू वाले के लिए r माइनस एल, क्योंकि ये यहां से यहां तक जो केंद्र बिंदु है वहां तक की दूरी आपकी r थी, ये आपकी r है, और यहाँ पे एल कम हो रहा था तो r माइनस एल हो गई। यहाँ पे ये r है, यल और बढ़ रहा है तो r प्लस एल हो जाएगी। यहाँ पे दूरी हो जाएगी r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2 निकल आया, ये समीकरण 1। शुरू करो, चलिए, तो ये 2 इक्वेशन बन गई थी। अब अगर हम देखें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरा जो डाइपोल है यानी कि जो पूरा वैद्युत द्विध्रुव है दोनों के लिए, पहले हमने E1 निकाल ली। E1 किसके वजह से थी, प्लस क्यू की वजह से। E2 किसकी वजह से है, जो E1 वैद्युत क्षेत्र है वो प्लस क्यू की वजह से है, जो E2 है वो माइनस की वजह से है। दोनों की दिशा विपरीत है, विपरीत है यानी कि ये जो है निगेटिव हो जाएंगी,
अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी E2। तो अगर हम बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र देखेंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र या कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये E बराबर हो जाएगा आपका E1 माइनस E2, और दोनों की दिशा किधर है? राइट साइड की तरफ, यानी कि उधर बाहर के लिए। ठीक है, E1, तो E1 कितना है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये E2 की वैल्यू रख रहे हैं, E2 की वैल्यू यहां से मैंने उठाई है, एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों की कुल दिशा जो है वो किधर होगी? वो आगे के लिए होगी। ठीक है, आगे की ओर, आगे की ओर या राइट साइड में। ठीक है, टुवर्ड्स राइट साइड। तो यहां पे दोनों में से कॉमन है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंदर क्या बचेगा आपका 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप इसका क्रॉस गुणनफल करवाएंगे तो, या फिर हम इनका लासापा लेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर पहुंचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये वाला इधर पहुंचेगा तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, अपॉन में इन दोनों की आपस में भी गुणा हो जाती है, तो आपका r प्लस एल का होल स्क्वायर और r माइनस एल का होल स्क्वायर। इनको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको खोलना है, अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये हो गया माइनस का, इसको खोलेंगे माइनस के साथ, यानी कि इसका स्क्वायर भी करेंगे और माइनस को अंदर भी भेजते रहेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे r स्क्वायर माइनस के साथ, माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl, अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस वाले फॉर्मूले से ये हो जाएगा, तो ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और ऊपर से एक और लगा है स्क्वायर, तो यानी कि ये आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब अगर आप देखें r बहुत बड़ा है, अगर हम तुलना करें तो r बड़ा है किससे? l से, l आपका छोटा है, r जो है वो बहुत बड़ा है किससे? l से, तो r जो है बड़ा है और l छोटा है, मतलब अगर हम तुलना कर रहे हैं दोनों की तो l को नगण्य लेने पे, l स्क्वायर जो है उसे क्या ले लेंगे? नगण्य लेने पे, यानी कि उसे छोड़ देंगे। यहां से क्या हो जाएगा? बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंदर क्या बचा? r स्क्वायर प्लस माइनस का कैंसिल आउट, l स्क्वायर से l स्क्वायर चला गया, 2rl 4rl बचा, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2rl, अपॉन में ये l स्क्वायर गायब हो गया, मतलब r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं यहां देखूं तो Q और 2l इंटू Q ये आपका P बन जाता है, तो यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये P हो गया, तो 2p r/r पावर 4, एक पावर कट गई ऊपर वाले से, 3 बची, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई वो कितनी निकल के आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r की घात 3, ये आपका निकल आया है सिर्फ और सिर्फ परिमाण। अब हम अगर देखें जो हमारी कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड में है, राइट साइड मतलब हम राइट ही कह सकते हैं, आगे के लिए है, राइट साइड है। ठीक है, आगे के लिए है, और इधर ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे के लिए। अगर आप डाइपोल यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव की दिशा की बात करेंगे, वो भी -q से +q है, तो जिधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही हमारा कौन है? उधर ही आपका डाइपोल है, उधर ही वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है और उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उधर है और हमारा डाइपोल जो है यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, दोनों एक ही दिशा में है। तो हम यहां लिख सकते हैं जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर E = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ इंटू p कैप। p कैप क्यों लिखा है? p कैप इसलिए लिखा क्योंकि ये p कैप जो है वो बताता है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, मतलब जिधर हमारा वैद्युत क्षेत्र है उधर ही आपकी क्या है? उधर ही आपका वैद्युत द्विध्रुव है। इतना आप नोट कर लीजिएगा, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, इतना आप नोट कीजिए। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण निरक्षीय स्थिति में,
तो पहला हमने किया था, अब हम लोग करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे यानी बाई एक्सिस के अलावा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। फिर से वही है आपके पास, आपने क्या माना कि आपके पास एक ऋणावेश है, -q चार्ज है, और एक आपके पास +q यानी कि धनावेश है बिंदु बी पे। बिंदु ए पे रखा है आपका ऋणावेश, बिंदु बी पे है आपका धनावेश। दो आपके पास आवेश हैं, ये इनका केंद्र है और ये वही डिस्टेंस l हो गई, दूरी l हो गई, यहां भी दूरी कितनी हो गई l। सेंटर से जो आपका केंद्र है उनसे दोनों की दूरी कितनी है ll है, यानी टोटल दूरी इनके बीच की जो है वो 2l है। अब इसके केंद्र से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, बिंदु कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है, ठीक है, r दूरी पे है। इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग +q यानी कि इस धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जब भी हमें ऐसा करना होता है, हमें दूरी वो लेनी होती है जहां पे आपका आवेश रखा है और जिस बिंदु पर उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, उन दोनों के बीच की दूरी लेनी पड़ती है। तो मतलब हम इन दोनों को मिला देंगे, ये आपका बिंदु P और ये आपका जहां पे आवेश रखा है। अब हमें पता है अगर +q आवेश है, अगर आपका धनावेश है, धनावेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर के लिए होती है, तो ये मैंने इसको बाहर के लिए बना दिया। मैंने माना कि जो +q आवेश है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, वो आपकी E1 है। इधर आपका फिर इसको भी मिला दिया, इधर निगेटिव है तो निगेटिव के लिए आपकी कौन सी हो जाएगी E2। और अगर निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता हमेशा अंदर के लिए, या वैद्युत क्षेत्र हमेशा अंदर के लिए, पॉजिटिव के लिए हमेशा बाहर के लिए, पॉजिटिव निगेटिव, ये बात आप समझ गए होंगे। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि वैद्युत क्षेत्र है, चाहे आपका बल है, वैद्युत बल है, कुछ भी है, आप तिरछा विरछा नहीं ले सकते हैं, आपको सीधे लेना होता है वहां पे। या तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, मतलब ये कोई कंपोनेंट है एक्स का या ax है, ये मान लिया कंपोनेंट है। अब इसको आप इस तरह सम नहीं कर सकते, आप इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, दो इसके फलन ले लेंगे, एक आपका x के x एक्सिस में, ये x अक्ष पे, और एक आपका y अक्ष पे, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, इन दोनों पे हमें निकालना है। अब हमने माना ये वाला कोण जो है वो थीटा है और ये वाला कोण भी क्या है, थीटा है। ये डिवाइड कर दिया मैंने, ये आपकी प्लस की एक्स एक्सिस है और ये आपकी माइनस की एक्स एक्सिस है। ऊपर के लिए आपकी वाई एक्सिस है प्लस वाली, नीचे के लिए माइनस वाली, ठीक है। अब ये वाला अगर कोण थीटा है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। आपने पढ़ा होगा इस तरह से, ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा, और इस तरह से जो संगत कोण है ये भी बराबर होते हैं, बराबर हो गए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये आपने एक चीज और पढ़ी होगी, मैं बेसिक बता के चलता हूं। अगर एक वेक्टर ए है, कोई एक वेक्टर है, सदिश ए है, अगर इसके दो कंपोनेंट करने हैं, इसको दो भागों में, दो हिस्सों में डिवाइड करना है। आपने माना कि ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ यानी कि क्षैतिज के साथ जो है थीटा कोण बना रहा है। अब अगर आपको ये क्षैतिज निकालना है, जो थीटा से जुड़ी हुई साइड है, भुजा है, वो ज्ञात करनी है, तो आप इसके लिए cos थीटा ले लीजिए। ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। आप समझिएगा इसको, आपको एक्स निकालना है, मतलब जो थीटा से जुड़ी हुई साइड है इस वेक्टर के लिए वो निकालनी है। तो यहां से ax/a बराबर हो गया cos थीटा के, तो ax बराबर कितना हो जाएगा, a cos थीटा, मतलब जितनी थीटा से जुड़ी हुई साइड होती हैं वो हमेशा cos थीटा का गुणज होती हैं। तो अगर ये E1 है तो ये वाली क्या हो जाएगी आपकी E1 cos थीटा, ठीक है। ये E2 है, ये थीटा से जुड़ी हुई साइड है, दोनों, ये दोनों साइड थीटा जुड़ी है, तो ये वाली क्या हो जाएगी आपकी E2 cos थीटा, क्लियर है। दूर वाली आपकी ये हो जाएगी E2 sin थीटा, और ये ऊपर वाली क्या हो जाएगी E1 sin थीटा।
देखो अगर ये थीटा हो गई तो ये 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पूरा 90 होता है, तो ये वाली 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगी आपकी ए साइन थीटा। हमेशा ध्यान रखो अगर कोई वेक्टर ए है या मान लो ये पी है तो ये थीटा से जुड़ी हुई साइड पी कॉस थीटा और दूर वाली साइड पी साइन थीटा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद में हमने माना एक द्विध्रुव है जिसके केंद्र से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, हमारे पास एक द्विध्रुव है और उसके लिए इस द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर कितनी हो जाएगी, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन बीच की दूरी। अब ये वाली दूरी, ये वाला आपने कर्ण पढ़ा है, कर्ण बराबर कितना होता है आपने पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पढ़ा है। आधार का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इन तीनों का वर्ग करेंगे। अब ये वाली साइड पीवी आपकी वर्ग है तो पीवी स्क्वायर बराबर हो जाएगा दिस साइड यानी कि ओपी स्क्वायर प्लस आपकी ये वाली साइड ओबी स्क्वायर। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं पीवी जो है वो निकल के आएगा रूट इसका स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हो गया। तो ये साइड आपके पास हो गई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो अपॉन में दूरी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दूरी, और दूरी का होता है स्क्वायर। ये इक्वेशन पहले निकल आई। अभी इसको एक स्टेप और, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यानी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये निकल आएगा 1/4 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 1। ये E1 निकल आया। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकाल ली हम लोगों ने। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहां पे आपका E2 कितना निकल आएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका रूट रहेगा और रूट का रहेगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट है मतलब वर्गमूल है इसका, और वर्गमूल का वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 व 2 को देखें तो दोनों ही समान है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या पता चल रहा है कि E1 जो है वो बराबर होगा E2 के बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। दोनों बराबर हो गए। हम E1 की जगह पे E2 रख सकते हैं और E2 की जगह पे E1 रख सकते हैं, हम आजाद हैं। अब इस डायग्राम को आप देखेंगे, इस डायग्राम को अगर आप देखें, अगर आपको समझ में ना आए आप एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं कि कैसे ये सब डायग्राम बन गया। इस डायग्राम को देखें, यहां पे कुल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, 4 मिल रही हैं। E1 का कॉस थीटा, E1 का साइन थीटा, E2 का कॉस थीटा, E2 का साइन थीटा, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही हैं। अब आपको पता है E1 जो है वो बराबर है E2 के,
E1 E2 के बराबर है और साइन थीटा के बराबर हो ही जाएगा, मतलब E1 साइन थीटा बराबर हो जाएगा E2 साइन थीटा के, और इनकी दिशा विपरीत है। मतलब अगर कोई दो वेक्टर समान सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो वो एक दूसरे को काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, उनका कुल परिमाण जो है या परिणामी 0 हो जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, कौन से बिंदु पे, बिंदु P पर। तो P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 4 निकल के आ रही है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, ठीक है। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा, ये सब नोट कर लिया होगा आपने, प्लस E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। लेकिन E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और इनका परिमाण जो है वो समान है, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बची वो बची है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 E2 बराबर है, मतलब आप या तो E1 की जगह E2 रख दें या E2 की जगह E1 रख दें। तो मैं E1 cos थीटा कर दूंगा और इसकी जगह भी क्या कर दूंगा, E1 cos थीटा। कितना हो जाएगा आपका 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा हमारे पास निकल आई। अब अगर मैं बात करूं 2 ऐसे ही रहेगा, E1 की जगह पे क्या हो जाएगा, तो E1 हम लोगों ने यहां निकाला है, E1 बराबर E2, दोनों बराबर हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल के आया था, ये हमारे पास निकल के आया E1। अब अभी आपको निकालना है कॉस थीटा, तो ये एंगल है, कोण है, कोण के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होती है, नीचे वाली बेस होती है, आधार होती है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है, ये आधार है, और आधार क्या है आपका L है, और कर्ण क्या है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इंटू हो जाएगा आपका कॉस थीटा यानी कि L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट का मतलब है पावर 1/2, आधी पावर करनी है हमें। कहीं भी अगर आप देखें x का रूट लगा, इसका मतलब x की पावर कितनी है, x की घात कितनी है, 1/2 घात है इसकी। तो L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। अब यहां पे घात 1 है, यहां पे घात 1/2 है। अगर हम गुणा करते हैं, गुणा में आपने पढ़ा होगा घातें जुड़ती हैं, 1 और 1/2, तो 1 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 3/2, यानी कि इसकी घात कितनी हो जाएगी 3/2। हम यहां इसको लिख सकते हैं E बराबर 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। फिर से आपके सामने वही कहानी है, 2 है, Q है, L है, 2 है, 2QL P के बराबर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन। अब अभी आप फिर से वही देखेंगे कि R जो है वो बहुत बड़ा है, किससे, R जो है वो L से बहुत बड़ा है, अतः L को नगण्य लेने पर, यानी कि L स्क्वायर जो है, L स्क्वायर को क्या करेंगे, L स्क्वायर नगण्य लेंगे, मतलब इसको गायब कर देंगे, छोड़ देंगे। जब भी हम करोड़ों की बात करते हैं तो 1-2 रुपया ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्यूब हो गया। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो व्यंजक निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R क्यूब, P अपॉन R क्यूब। और ये जो निकल के आया है वो है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। अब यहां अगर हम बात करें कि हमारा द्विध्रुव की दिशा किधर है, तो माइनस से प्लस, यानी कि आगे के लिए है, इस तरफ है, जबकि जो वैद्युत क्षेत्र है, कुल वैद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा निकल के आई पीछे की ओर, यानी कि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। वैद्युत क्षेत्र आपका इस तरफ है पीछे के लिए, और जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा आगे के लिए है। अगर दोनों की दिशा विपरीत होती है तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, सदिश फॉर्म में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R क्यूब, और P वो भी माइनस का P वेक्टर क्यों लिखा, इसका मतलब यह है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है और जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। वैद्युत द्विध्रुव आगे के लिए और जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पीछे के लिए। इतना आप समझ गए होंगे, आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यानी कि टॉर्क कितना लगता है, ठीक है। तो हेडिंग है आपकी एक समान वैद्युत क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यानी कि टॉर्क कितना लगता है। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण आपका बल होता है जो किसी दूरी से लगता है, यानी किसी लंबवत दूरी से लगता है, इसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क बराबर फोर्स इंटू यानी बल गुणे लंबवत दूरी। तो सबसे पहले हमने माना हमारे पास कोई एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका परिमाण जो है वो दिशा परिमाण जो है वो E है, ठीक है, E है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव रखा है। हमने माना एक आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका प्लस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, द्वियो आवेश बता रहे हैं, दो आवेश होते हैं, एक आपका प्लस क्यू एक आपका माइनस क्यू, ठीक है, दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी जो है वो आपकी होती है 2l। ये आपका A बिंदु है, ये आपका V बिंदु है, ठीक है। अब हमने माना कि ये आपकी वैद्युत क्षेत्र है और ये जो आपका द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण थीटा बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है जो कि थीटा है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है, ठीक है, रखा है। अब अगर हम बात करें इस पे लगने वाला कुल बल, यानी बल कितना होगा, तो एक आपका इधर के लिए बल हो जाएगा, एक इधर के लिए हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में है। तो कुल बल की अगर हम बात करेंगे, कुल लगने वाला बल, कुल लगने वाला बल या द्विध्रुव पर कुल लगने वाला बल, तो F बराबर दोनों का जो आवेश है F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर QE होगा। आपने पढ़ा था E बराबर F अपॉन Q होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बराबर बल जो अनुभव कर रहा है वो चार्ज, तो यहां से F बराबर QE हो जाता है। अगर प्लस है तो एक आपका प्लस का QE हो जाएगा और दूसरे की दिशा विपरीत है, मतलब जब उधर लेके आएंगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस का QE। तो कुल बल जो है कितना हो जाएगा, देखो एक बल इस दिशा में है, इस दिशा में लग रहा है, एक पीछे के लिए लग रहा है, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। अगर कुल बल की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि QE माइनस QE 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आवेश सेम है। तो फोर्स कितना QE, लेकिन दिशा विपरीत है, मतलब QE माइनस QE कितना हो गया, 0। जब भी आपका किसी भी बॉडी पे, सिस्टम पे, निकाय पे कुल बल अगर 0 है तो वहां पे लगता है आपका टॉर्क, यानी कि अतः यहां एक बल आघूर्ण कार्य कर रहा होगा, बल आघूर्ण कार्य करता है, कार्य करता है। और बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा जिस वो लंबवत दूरी से लग रहा है, तो गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, बल बराबर कितना हो जाएगा, QE। और अगर मैं इस लंबवत दूरी को निकालूं तो ये लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, A, और इस बिंदु को मैंने मान लिया C, तो Q इंटू AC। अब आपको AC निकालना है। आप इस त्रिभुज ABC में बात करेंगे, त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, आपको लंबवत दूरी चाहिए, मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण आपका क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। कर्ण कितना है, AB, लंब आपका AC है बटे AB, AB आपका 2l के बराबर है। AB है इस डाइपोल की, यानी कि इस द्विध्रुव की लंबाई जो कि 2l के बराबर है, 2l बराबर साइन थीटा, यानी कि आपका AC निकल आया कितना, AC बराबर 2l साइन थीटा। जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, 2l साइन थीटा, तो QE इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब 2l और Q आपको पता होगा, 2l और Q मिलके आपका द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा PE साइन थीटा। और जो बल आघूर्ण है इसे टॉर्क से प्रस्तुत करते हैं। अब इसके 3 केस हैं। अगर हम प्रथम केस की बात करें तो प्रथम स्थिति क्या हो जाएगी, जब हमारा कोण जो है, कोण 0 हो, थीटा बराबर कितना हो, 0 हो। जब थीटा 0 होगा टॉर्क कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां साइन थीटा में 0 रखेंगे, साइन 0 का मान हमेशा 0 रहता है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, नोट दूसरा,
तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, देखो जब जीरो है, ये डाइपोल इस तरह से लेटा है, अगर एंगल जीरो हो गया तो डाइपोल ऐसे लेट जाएगा। ये डाइपोल ऐसे है, अभी थीटा कोण बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये ऐसे आ जाएगा। जैसे ये कोण जीरो हुआ ये ऐसे आ जाएगा, और वो स्थिति जो है वो आपकी स्टेबल कंडीशन मानी जाती है, यानी कि वो आपकी सबसे सही कंडीशन मानी जाती है। दो ही कंडीशन है, एक स्टेबल एक अनस्टेबल। हर कोई जो है वो आपकी स्टेबल कंडीशन में आना चाहता है। ये आपका ऐसे आ गया, स्टेबल हो गया। अगर ये पलट गया इस तरह से, दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया, तो वो अनस्टेबल कंडीशन मानी जाएगी। जब कोण जीरो हो, जब थीटा 90 हो, तब टॉर्क बराबर हो जाएगा पीई साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान आपका 1 होता है, तो टाउ बराबर हो जाएगा पीई, और ये मान होगा अधिकतम, मैक्सिमम, अधिकतम। दूसरी बात यह है, हमने ये पढ़ रखा था क्लास 11th में, कक्षा 11 में, कि ए क्रॉस बी अगर हमारा सदिश गुणज है, सदिश गुणनफल है, तो वो होता है आपका ए बी साइन थीटा के बराबर। यानी कि जब भी कहीं आपको साइन दिख जाए, आप कह सकते हैं वो सदिश गुणन है। तो यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर, वेक्टर टाउ बराबर पी क्रॉस ई, जहां क्रॉस सदिश गुणन है। ठीक है, तो मतलब ये आपकी जो है ये सदिश राशि है, और इसका जो गुणन है वो कैसा होगा? सदिश गुणन होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन एक बात यहां पे रह रही है, वो क्या रह रही है? वो ये है कि अगर माना अभी तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं हुआ तब क्या होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इस पे लग रहा है बल आघूर्ण, टॉर्क लग रहा है। लेकिन अगर वैद्युत समान एक क्षेत्र, कहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा है, अगर इधर ज्यादा हो गई तो ये जो तीव्रता है वो इस पे एक बल लगाएगी और इस द्विध्रुव आघूर्ण को ऊपर के लिए खींच ली जाएगी। अगर इधर है तो इधर आपकी खींच ले जाएगी। कहने का मतलब है अब इसमें जो है दो तरह के बल लग रहे होंगे। एक आपका बल आघूर्ण लगेगा, टॉर्क लगेगा, यानी कि रोटेट तो करेगा, ये घूर्णन तो करेगा ही। घूर्णन करने के साथ साथ ये आगे पीछे की गति, मतलब ये जो है इस तरह की भी गति करेगा, आगे पीछे की भी गति करेगा। दो मोशन इसमें हो जाएंगे, दो तरह की गति होगी। अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है तब की बात है। वैसे आप इतना नोट कर लीजिए, इसमें दो चीजें जरूर पूछी जाती हैं। स्टेबल कब होता है? जब थीटा बराबर 0 हो। थीटा बराबर 0 पे आपका स्टेबल होता है। हिंदी क्या होती है स्टेबल की बेटा? हिंदी क्या होती है? स्थाई। मतलब ये आपका स्टेबल का मतलब है ये आपका स्थाई होता है। और दूसरी कंडीशन ये है जब थीटा बराबर 180 हो, यहां पे अनस्टेबल होता है, यानी कि ये आपकी हिंदी होती है इसकी अस्थाई, स्थाई अस्थाई। और स्टेबल कब होता है? थीटा 0 कब होता है? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और यानी कि जो डाइपोल मूवमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है और वैद्युत क्षेत्र है, दोनों एक ही दिशा में हो। दोनों किधर हो? एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। और ये थीटा 180 कब होगा? जब वैद्युत क्षेत्र आपका इधर के लिए है और जो डाइपोल मूवमेंट है यानी कि जो P है वो आपका अपोजिट दिशा में हो, दोनों के बीच। ये अस्थाई कंडीशन है जब एंगल 180 बनता है, कोण 180 बनता है। 0 180 दोनों कोण आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, उन वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के नॉर्मली यानी कि उससे जो लंबवत वैद्युत रेखाएं निकल रही होगी, उनकी संख्या को हम लोग बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है। या फिर दूसरा आपका जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र तथा जिस पृष्ठ के एरिया से यानी कि क्षेत्रफल से वो निकल रही होंगी, दोनों के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी पृष्ठ से लंबवत, किसी पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। माना ये कोई आपका पृष्ठ है, ठीक है। अब इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है यानी कि जो दिशा सदिश है,
जो आपका क्षेत्र सदिश होता है वो हमेशा इसके नॉर्मल होता है, लंबवत होता है। किसी भी, ये आपका कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या है आपका पृष्ठ है और ये इसका क्षेत्र सदिश है। पृष्ठ का अपना एक क्षेत्र सदिश होगा, क्षेत्र सदिश, जो कि हमेशा उसके लंबवत होता है। दूसरा ये माना मैंने वैद्युत क्षेत्र है, ई है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या वैद्युत लाइन है, वैद्युत क्षेत्र है। तो यहां पे मैं सीधे सा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एक और बता सकता हूं, फाई बराबर ई डॉट ए, यानी कि दोनों का जो ये आपकी कैसी, ये अदिश राशि है, जो आपका फ्लक्स है वो अदिश राशि है, और अदिश राशि है मतलब इसका गुणन जो होगा वो कैसा होगा, सदैव अदिश होगा। तो ई डॉट ए यानी कि वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र सदिश के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। इसका जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा। इससे आप पहचानेंगे ये फ्लक्स है। अगर फाई को मैं थोड़ा और देखूं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, मतलब ई ए, जब भी आपकी अदिश गुणन होता है यानी कि अदिश गुणनफल करेंगे हम लोग, तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, जहां थीटा जो है दोनों के बीच का कोण है। जैसे मान लिया मैंने, ये कोई पृष्ठ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है आपका, मतलब क्षेत्र सदिश है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तब जो आपका फ्लक्स होगा वो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। और अगर आपका एरिया बहुत कम ले रहे हैं, मान लो एरिया कम ले रहे हैं, तो डी फाई निकालना है, छोटा सा, किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सूक्ष्म क्षेत्र के लिए या सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए जो आपका सूक्ष्म फ्लक्स होगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए। अब अगर आपको टोटल निकालना है, टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स निकालना है, तो कुल फ्लक्स के लिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि समाकलन कर देंगे कुल फ्लक्स। तो इसका समाकलन कर देंगे, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो ये भी आप लिख सकते हैं अगर हमारा फ्लक्स छोटा है तब, यानी कि एरिया आपको छोटा दिया गया है या आपसे कह दिया गया एरिया 1 मीटर स्क्वायर से 2 मीटर स्क्वायर तक है, लिमिट रखनी है आपको, तब उस केस में आप इस फॉर्मूले के यूज करेंगे, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स के बाद में हम लोग बात करेंगे चार्ज यानी आवेश वितरण की, सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का होता है। पहला, जब वो लंबाई पे हो, यानी कि जब हम लोग बात कर रहे हो लेंथ की, लीनियर चार्ज डेंसिटी की, यानी कि जब वो किसी चालक की लंबाई पे हो, तो वहां पे जो लैम्डा निकल के आता है वो निकल के आता है Q बराबर L, यानी कि एक कोई आवेश Q चार्ज है आपका, Q चार्ज को हमने L लंबाई के चालक पे वितरित किया है, तब जो उसका घनत्व होगा, लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, यानी कि इसे हम लोग रैखिक आवेश घनत्व भी कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा। और दूसरा, अगर आपके पास, पहला ये हो गया, दूसरा अगर किसी पृष्ठ पे, कोई पृष्ठ है हमने माना, इस पृष्ठ का एरिया A है, पृष्ठ का एरिया A है तथा इस पर Q चार्ज एक समान रूप से वितरित किया गया है, तब इसका पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा जो है वो बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन A के, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तीसरा आपका है वॉल्यूम, यानी कि आयतन आवेश घनत्व। कक्षा 12वीं में आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं सिग्मा, जो आधा ना दिख रहा है ये आपका सिग्मा है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। आपको फॉर्मूले में ये भी रखना पड़ जाएगा Q बराबर सिग्मा A, जब आप द्वितीय एवं तृतीय यानी कि सेकंड और थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे Q बराबर सिग्मा A रखेंगे, यहां पे Q बराबर लैम्डा L। अभी जब हम लोग अभी अगले टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, यानी कि गॉस का नियम पढ़ रहे होंगे, गॉस की प्रमेय पढ़ रहे होंगे, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी Q बराबर लैम्डा L की और यहाँ पे Q बराबर सिग्मा A की। आयतन आवेश में रो, यहाँ पे कोई आपके पास क्यूब होगा, कोई आयतन होगा, उस आयतन पे एक समान चार्ज Q वितरित होगा, उसका आयतन B है। तो जो आयतन आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपॉन V।
इसका जो मात्रक है वो कूलाम पर मीटर क्यूब होता है, इसका कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इन तीनों टॉपिक की बहुत जरूरत है। जब भी हम गॉस का नियम पढ़ेंगे, अगली टॉपिक की हम बात करेंगे, वो है आपका गॉस का थ्योरम। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं गॉस का नियम। गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय क्या कहती है? अब कुछ लोग इसको बड़ा मोटी करके बोलते हैं गॉस का नियम, गॉस वाउस, तो ऐसा कुछ नहीं। गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय ये कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से, जो बंद पृष्ठ है यानी कि क्लोज सरफेस है, पूरा बंद होना चाहिए चारों ओर से, और ऐसी सरफेस को, ऐसी सतह को, ऐसे पृष्ठ को इन्होंने बोला था गॉसियन पृष्ठ। किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, जो आपका फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है, वो जो उसके अंदर चार्ज होगा, उसने चार्ज जो घेर रखा होगा, उस चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या कहती है? किसी बंद पृष्ठ यानी क्लोज सरफेस, जिसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके आवेश का, जो उसके अंदर आवेश निहित होगा या उसने कुछ आवेश को घेर रखा होगा, तो उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस थ्योरम क्या कहती है? किसी भी बंद पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ से जो फ्लक्स निकल रहा होगा, वो उसके आवेश का, जो आवेश उसने घेर रखा है, 1/ε0 गुना होता है। यानी कि फ्लक्स फाई जो फ्लक्स है वो आपका E.dA होता है या फिर EA होता है, वो किसके इक्वल होगा? 1/ε0 गुना और टोटल चार्ज Q कुल। तो ये आपका स्टेटमेंट था किसका? गॉस का। इसका अगर हम प्रूफ देखें, यानी कि इसकी उत्पत्ति देखें, कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हमने ले लिया एक Q चार्ज ले लिया, प्लस Q चार्ज है, ये कोई आपका स्फीयर ले लिया, और ये इसकी रेडियस हमने माना, इसकी जो त्रिज्या है वो R है। अब यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, अगर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पे बाहर के लिए होगी। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है। और जो आपकी क्षेत्र सदिश है, जो आपका क्षेत्र सदिश है, एरिया वेक्टर, वो भी उसी दिशा में होगा, क्योंकि हमें पता है, हमने अगर छोटा सा लिया है, हल्का सा एरिया लिया है, बहुत कम एरिया लिया, तो मैंने मान लिया कि DA एरिया ले लिया। एरिया कितना है? DA एरिया, सूक्ष्म एरिया, तो DA हो जाएगा। प्रूफ देख रहे हैं, उत्पत्ति देख रहे हैं, तो यहां फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होता है? E.dA। E एक समान है, नियत है, बाहर निकल आया, अंदर बचा, और DA, तो ये आपका हो जाएगा DA cos थीटा। कितना हो जाएगा? DA cos थीटा। हमें पता है सदिश है, तो जब भी आपका अदिश होता है कोई भी, और अदिश गुणनफल होता है, उसमें हमेशा cos थीटा आता है। ये आपका अदिश है, अगर ये अदिश है तो ये दो क्वांटिटी जो है उनका जो गुणनफल होगा इन दोनों का, वो आपका हमेशा अदिश रहेगा, और अदिश में आता है आपका cos थीटा, तो E.dA cos थीटा हो गया। E.dA अंदर रहा, cos थीटा की बात करें, दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण जो है वो कितना होगा? 0, cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, मतलब इसका रोल फिनिश हुआ, इसका मान 1 हो गया। तो E इंटू DA, अगर इंटीग्रेशन है, मतलब ये बात कर रहे हैं टोटल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल, स्फीयर का कुल क्षेत्रफल होता है आपका बेटा कितना होता है? 4πr²। तो कुल क्षेत्रफल, तो यहां E इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा? 1/4πε0। देखो ये आपका यहां चार्ज रखा है, इससे R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो Q/r² हो जाएगा, इंटू क्षेत्रफल इसका होता है 4πr²। स्फीयर का क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है आपका? 4πr²। r² से r² कट गया, 4π से 4π कट गया, कितना बचा? Q/ε0। यही इन्होंने बताया था गॉस ने कि, लेकिन पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए,
कोई भी पृष्ठ है, आपने एक वायर लिया, उसके चारों ओर आपको कोई बंद पृष्ठ मानना पड़ता है। इसके बाद में यहां पे जगह शायद कम पड़ जाएगी। जो एप्लीकेशन है, जो पहला गॉस का अनुप्रयोग है, किसी एक अनंत लंबाई वाले एक चालक पे हमें एक समान आवेश का वितरण करना है। उसके बाद में उसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है r दूरी पे। उसे करने के लिए पहले मैं इसको रफ करूंगा, फिर करेंगे हम लोग। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, यानी कि एक आपके पास चालक है कोई, हमने माना ये चालक है, कोई तार है, ठीक है, तार है, और इस तार की लंबाई अनंत है, मतलब बहुत दूर तक लंबाई है, इधर नीचे भी बहुत लंबाई है, ठीक है। लेकिन इस पे जो आवेश वितरित किया गया है वो एक समान है, हर जगह चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली है, इक्वल है, ठीक है। अब ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, अब अनंत के लिए तो गणना करना मुश्किल है, तो इसलिए हम इसकी लंबाई कोई एल मान लेंगे। हमने माना कि एक तार है जिसकी अनंत लंबाई थी, माना एक अनंत लंबाई के तार, अनंत लंबाई के तार, एक अनंत लंबाई का तार है, पर एक समान आवेश वितरित है, आवेश वितरित है, ठीक है। अब हम लोग निकाल रहे हैं, मान लेंगे, एक अज्यूम कर लेंगे इसकी लंबाई L, माना इस तार से या चालक तार से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। हमने ये माना कि हमें गणना करनी है या फिर हमें ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है R दूरी पर। ये जो आवेश है, इससे R दूरी पर हमें आवेश जो है बिंदु P पर, यहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब हमें गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने ये बताया था कोई भी आपका वायर है, कुछ भी है, उसके चारों ओर हमें एक बंद पृष्ठ लेना ही पड़ेगा। तो इस वायर के चारों ओर हम एक सिलेंडर ले लेंगे, यानी कि एक बेलन जैसा बंद पृष्ठ बना लेंगे, जो कि सिमेट्रिकल हो, दोनों जैसा कैसा हो, सममित हो। हमने एक बेलन अज्यूम कर लिया, एक बेलन मान लिया, क्या मान लिया, बेलन। और इस बेलन के लिए हमने क्या किया, हमने माना कि एक बेलन है और इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। अगर हमें वायर के लिए निकालना है, इस तार के लिए निकालना है, तो इसके लिए हमने एक बेलन को मान लिया, ये हमारे पास बेलन हो गया। इसकी जो त्रिज्या है वो दोनों तरफ कितनी है, R त्रिज्या है, ये R त्रिज्या का एक बेलन है। और इस बेलन के लिए जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये वायर है, तार था, इस तार के लिए निकालनी थी, लेकिन इसके लिए हमने इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ मान लिया, माना एक बंद पृष्ठ है जो कि बेलन है। और अब तीन जगहों पे अगर हम निकालें, ये आपने नोट कर लिया होगा तार के लिए, तो यहां पे हम तीन जगह कोई तीन रीजन ले लेंगे, तीन क्षेत्र ले लेंगे, जहां पे हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे, अब अगर ये प्लस साइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा कहां पे, हर एक जगह पे कैसी होगी, बाहर के लिए होगी, यहां भी बाहर के लिए होगी। यहां पे अगर क्षेत्र सदिश देखा जाए, मैंने आपको बताया क्षेत्र सदिश किसी भी, कोई भी आपका वस्तु है, कुछ भी है, उसके हर एक पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र इधर के लिए होगा। भैया पॉजिटिव चार्ज है, मैंने क्या बताया था, बाहर के लिए, पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर के लिए होता है। और जो क्षेत्र सदिश है, अगर ये बेलन है तो इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाला है, लंबवत रहेगा, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90। इसके लंबवत, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र बाहर के लिए। और अगर मैं देखूं यहाँ पे एरिया, तो वो कितना रहेगा, वो हमेशा बाहर के लिए रहेगा। मैंने छोटा सा एरिया ले लिया, यहाँ पे वो कितना रहेगा, बाहर के लिए रहेगा। यहाँ नीचे हम देखते हैं, इधर भी जो आपका एरिया है, क्षेत्र सदिश है, वो किधर रहेगा, छोटे से रीजन के लिए, बाहर के लिए रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर के लिए, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर। अब आप लगाएंगे गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ E, मतलब समाकलन किसका, E dA का बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। और यही तो फ्लक्स है भैया, यही फ्लक्स है। यहां से देखते हैं
तीन जगह हमने लिए हैं, रीजन 1 एक जगह पे, दूसरी जगह पे और ये आपका तीसरी जगह पे। तीन जगहों पे हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। हम यहां पे भी निकाल के देख रहे हैं, यहां पे निकाल के देख रहे हैं, यहां पे निकाल के देख रहे हैं। वो आपका कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, ऊपर नीचे और इधर, ठीक है। तो यहां पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, EDA पहले रीजन में कितना एंगल है, cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, प्लस दूसरे रीजन में देखेंगे हम EDA जो टोटल है वो तीन जगहों पे है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह। दूसरे रीजन में हम देखेंगे EDA, अभी ये वेक्टर हटा रहे हैं, कोण आ रहा है ना, दूसरा रीजन। तो दूसरे रीजन में कौन सा है, दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में है, कोण कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा। प्लस तीसरे के लिए निकालेंगे EDA, सॉरी ये आपका वेक्टर तो हट ही जाएगा, EDA तीसरे में फिर से कितना है, cos 90 की वैल्यू 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बराबर Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय कहती है। देखो यहां भी एंगल कोण कितना बन रहा है, 90, यहां 90, दोनों का रोल फिनिश, खलास, खत्म। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये 0 हो गया, प्लस ये वाला EDA बचा, E बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा DA। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, हमेशा 1 रहती है cos 0 की वैल्यू, तो ये आपका 1 हो गया, मतलब DA बचा आपके पास। और DA ये इस बेलन का, ये जो बेलन है पूरा इसका एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स हम किससे निकाल रहे हैं, फ्लक्स इस वायर के लिए तो है, लेकिन वायर के इस तार के लिए तो है, लेकिन तार के चारों ओर हमने एक माना है बंद पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ के लिए निकलेगा। तो प्लस का अगला वाला फिर से cos 90 0 हो जाएगा, बराबर Q/ε0। अब देखो यहां पे आप E ऐसे ही रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रही, इनटू अगर हम एरिया देखेंगे, इसका मतलब है बेलन का पृष्ठ या बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, EDA, भैया आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, समाकलन पढ़ा है, अगर हम DA का देखेंगे तो ये आपका अवकलन है, ये समाकलन है। अब अवकलन समाकलन विपरीत होते हैं, कितना बच जाएगा, A बचेगा। A मतलब कुल एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल बराबर Q/ε0। आपको E निकालना है, E इंटू बेलन का क्षेत्रफल कितना होगा, 2πRH होता है, लेकिन यहां पे लंबाई कितनी है, वायर की लंबाई अनंत थी, हमने कोई L लंबाई ले ली, L लंबाई के लिए निकाल रहे हैं, तो 2πRL बराबर Q/ε0। तो आपको E निकालना है। अब अभी आपके पास Q नहीं है, आपने ये माना था कि इस पे जो रेखीय घनत्व है वो कितना है, लैम्डा है, इसका रेखीय घनत्व लैम्डा है, तो E बराबर हो जाएगा आपका Q की बराबर, देखो चूंकि आपने पढ़ रखा है लैम्डा बराबर Q/L, तो यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा, λL। Q बराबर हो गया λL, तो E बराबर Q की जगह पे रख देंगे λL अपॉन में ε0 इंटू ये जो 2πRL है ये नीचे पहुंचेगा, वहां नीचे पहुंचेगा, तो इंटू हो जाएगा 2πRL, L से L कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो निकल आई λ/2πRε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण है। अगर दिशा की बात करेंगे तो आप यहां पे एक वेक्टर n कैप लगा देंगे या r कैप लगा देंगे, तो सिंपल सा E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा λ/2πRε0 इंटू n कैप। ये दिशा को बताता है। देखो ये आपका परिमाण रहता है, परिमाण है। जब भी हम सदिश की बात करेंगे, सदिश में परिमाण के साथ एक दिशा और लगा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आपके पास कोई एक समान आवेशित समतल चादर है, उस चादर के लिए आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर मैंने माना हमारे पास एक चादर है जिसका क्षेत्रफल A है और इस पे चार्ज जो है वो एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से वितरण है इसका। तो माना एक समतल चादर, माना एक समतल चादर जिसका क्षेत्रफल A है, एक समान रूप से आवेशित है, के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक समतल चादर है जिसका क्षेत्रफल 1 है और
क्षेत्रफल जो है ए है, एरिया ए है, समान रूप से आवेशित है, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें पता है अगर ये समान रूप से आवेशित है तो इसके लिए हमें गॉस का नियम लागू करना पड़ेगा, और गॉस का नियम लागू करने के लिए पहली कंडीशन आपकी ये है कि इसके चारों ओर हमें एक बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा। हमने माना कि इधर जो फ्लक्स निकल रहा है वो एक बंद पृष्ठ है, ये आपका कोई बंद पृष्ठ है जो कि सिलेंडर है, बेलन है। इधर भी आप ऐसा ही एक बंद पृष्ठ अज्यूम कर लेंगे, बंद पृष्ठ मान लेंगे, दोनों तरफ बंद पृष्ठ हो गया, पॉजिटिव चार्ज है। अब एक्चुअली ये दिख ऐसा रहा है, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि कोई बंद पृष्ठ है, इधर से भी निकल रहा होगा, इधर से भी निकल रहा होगा, इधर से फ्लक्स निकल रहा है, इधर से। अब इसके लिए इसके चारों तरफ एक सिलेंडर मान लेंगे, इस तरह से गोल पृष्ठ, बंद पृष्ठ जो इसको भी पूरा कवर कर रहा हो, इधर से ही वैसा मान लेंगे दोनों तरफ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के लिए, वैद्युत क्षेत्र बाहर के लिए, इधर इस तरफ। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र बाहर के लिए होगा, वही इस पॉइंट पे देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर के लिए। एक आपका आगे का हिस्सा दिखा रहा है, ये वाला पीछे का हिस्सा दिखा रहा है, दोनों हिस्से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको। अब अगर इसके लिए मैं सदिश की बात करूंगा, क्षेत्र सदिश तो इधर बाहर के लिए होगा, इसके लिए सदिश क्या होगा, इसके लिए भी बाहर के लिए होगा। दोनों डायग्राम को फिर से मैं अलग इधर समझा देता हूं। ये आपका कोई एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है आपकी, और इसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर आपकी आर, कोई हमने माना यहां से आर दूरी पे एक बिंदु P ले लिया, ठीक है, इस बिंदु P पे। इधर भी हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्री की वजह से, एक जैसा सममित होने की वजह से इधर भी हमने क्या कर लिया, R दूरी पर एक बिंदु ले लिया P डैश, इधर P लिया था, इधर हमने P डैश ले लिया, दो बिंदु ले लिए। वैद्युत क्षेत्र आपका बाहर के लिए, अगर क्षेत्र सदिश की बात करूं तो वो भी कैसा हो जाएगा, बाहर के लिए हो जाएगा। इसका भी क्षेत्र सदिश बाहर के लिए होगा, क्योंकि क्षेत्र सदिश हमेशा किसी भी बिंदु पे उस पृष्ठ के लंबवत होता है, तो यहां पे वो लंबवत हो जाएगा। अब आप बात करेंगे गॉस के नियम से या गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से बेटा क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय से आपने पढ़ रखा है फाई इक्वल टू ई ए, अगर इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं तो टोटल ई डॉट ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे दो रीजन में ई ए है, ये वाला रीजन 1 हो जाएगा, ये दूसरा वाला पीछे वाला रीजन 2 हो जाएगा, तो दो जगह ई ए है, ई ए 1 में है प्लस ई ए आपका 2 में है, दो जगह है, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई ए पहले में दोनों एक ही दिशा में है, एंगल कोण 0 हो जाएगा, तो ई ए कॉस 0 हो गया, और कॉस 0 का मान हमेशा 1 रहता है। यहां भी अगर हम देखें तो ई ए कितना हो जाएगा, ये भी आपका ई ए कॉस 0 हो जाएगा, यहां भी मान कितना रहेगा, 1 रहेगा, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 का मान 1, इसका भी 1, ई ए कितना हो जाएगा, 2 ई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपके पास कोई पृष्ठ है तो आपने पढ़ा है पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश, पृष्ठ के लिए हमेशा क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, जिसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो यहां से क्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका, सिग्मा ए, यहां मैं वैल्यू रखूंगा इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनको दोनों को देखते हैं तो यहां से ई बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ए से ये कट गया तो यहां से ये निकल आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब जब भी आपको पतली चादर दिखेगी, आपको समतल चादर दिखेगी, आप उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हमेशा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यही वेक्टर की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कोई एन कैप, यानी कि कोई एक आर्बिट्री परिमाणी इसकी अपनी दिशा होगी। इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में आगे चलते हैं। बच्चों को आराम से नोट करने का मौका दे देना। वीडियो क्वालिटी क्लियर है, चलिए ओके।